हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक बार फिर से। मैं हूं विशोक सिंह और आज आप जो है सी टेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग अपना सेंटर और स्थान देख सकते हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, यानी यूपी टेट की वेबसाइट पर जा कर के, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके और अपना समय और स्थान देख लें। तो वो तो आपको पता ही होगा, 2 मीटिंग में इसका एग्ज़ाम होता है ना। तो वो किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो आई होप आप सब लोग देख लेंगे। और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एक हिंदी का फुल प्रश्न पत्र जो आपका किस तरीके का पेपर आता है और क्या क्या पूछा जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ हर एक हिंदी के पेपर में आपका आता है। पैराग्राफ से 2 से 3-4 प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं और ये हिंदी के अंदर ये फ्री के प्रश्न रहते हैं आप लोगों को। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं ये हम ट्रिक बताएंगे और आप सभी लोग ये सारी ट्रिक जानते होंगे। आई होप कि ये ट्रिक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको कैसे पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देखने के बाद हम पैराग्राफ से यहाँ से आंसर लेते हैं। ये अगर पैराग्राफ को देखें तो काफ़ी लेंथी हो जाता है और पैराग्राफ बहुत लेंथी दिया हुआ होता है। तो इसमें हम प्रश्न को पढ़ करके उसका आंसर देखें तो हमारा मामला इजीली हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न पहला। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे सर सैयद अहमद खां का लालन पालन किस ने किया था। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, यानी सर सैयद अहमद खां का लालन पालन पूछा गया है। तो पहला प्रश्न का आपको आंसर देखना है। अब हम चलते हैं आपके पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए फटाफट से पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो फटाफट से हम पैराग्राफ देखते हैं और ये आपका रहा पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, प्रश्न में ये कहा था सर सैयद अहमद खां का लालन पालन किसने किया था। तो ऑप्शन आपके थे नाना ने, दादी ने, चाचा ने और मौसी ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको देखने में पता चलेगा, यानी सर सैयद अहमद खां का सुधारवादी नेता थे। क्या सुधारवादी नेता थे। और यहाँ पे इनका दिल्ली और आप देखेंगे तो यानी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे तो फटाफट से आपको पता चल जाए सर सैयद अहमद। तो ये भी आपको यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ते जाएं, हल्का हल्का पढ़ते जाएं। अब ये अपने पिता सैयद मुवक्की के साथ दरबार में जाया करते थे। इनका लालन पालन के नाना के घर हुआ था। तो हमारा ये जो ऑप्शन है यहाँ से, कहाँ से, नाना के घर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे अब फटाफट। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, नाना के घर हुआ था। तो आपका पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सर सैयद अहमद खां आजीवन क्या करते रहे। जैसे कि अभी हमने उसमें पैराग्राफ में पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वकालत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हकीमी और तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्यापार और चौथा ऑप्शन कह रहा है समाज सेवा। तो आप फटाफट से जाएंगे एक बार फिर से हम किस में, आपके पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ से फटाफट इसको देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खां जो है वो क्या करते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सर सैयद अहमद खां जो है, आप देखेंगे समाज सेवा में लगे रहते थे। किस में लगे रहते थे, तो समाज सेवा में लगे रहते। तो इसका ऑप्शन आपका देखते हैं फटाफट क्या सही ऑप्शन होगा। आप चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या करते थे, समाज सेवा करते थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन कह रहा है वकालत, दूसरा ऑप्शन क्या है हकीमी। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो 4 का, दूसरे का 4 आ जाएगा आंसर, यानी समाज सेवा करते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न का सही आंसर मिल गया है। इसी तरीके से आप पूरे फटाफट इसको जो भी इसके आपके पैराग्राफ में प्रश्न दिए इनको बड़ा फटाफट कर लेते हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो आज बहुत स्पीड में हम इसको प्रश्नों को करेंगे ताकि आपका समय और समय बचे और कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा है सैयद मुवक्की सर सैयद अहमद खां से क्या रिश्ता था। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें आप देखेंगे तो भाई, क्या ताऊ, क्या चाचा, क्या पिता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको, पैराग्राफ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी यहाँ पे देखेंगे अपने पिता सर सैयद सैयद मुवक्की। तो ये आपका इनका पिता का संबंध था।
ठीक है, इनके पिता थे सैयद मुबक्की। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर में जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, सर सैयद अहमद खां पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न में पूछा गया सर सैयद अय्यद खां का सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव पड़ा, माता का, पिता का एक ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माता जी का, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है नानी का, और चौथा ऑप्शन कह रहा है चाचा का। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है, वो आपको पैराग्राफ में मिलेगा। तो फटाफट हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, दरबार में जाया करते थे, इनके लालन पालन इनके नाना के घर हुआ था, इनकी माता जी एक धर्मनिष्ठ तथा अनुशासित महिला थी। कैसी? अनुशासन प्रिय महिला थी, वह सैयद को भी अनुशासित रखती थी, माता से ये बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर जो है आपका यहाँ पकड़ना है, माता से प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर आपका मदर्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका ऑप्शन, फटाफट ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ इनकी माता हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का दूसरा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माता से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं फटाफट से। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, फारसी, अरबी तथा गणित की शिक्षा सर सैयद अहमद खां को किसके द्वारा या किसने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भाई ने, दूसरा ऑप्शन कह रहा है माता ने, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है उनके समय के मशहूर विद्वानों ने, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ताऊ ने। तो यहाँ पे हम फिर जाते हैं फटाफट ऑप्शन, वहीं पे देखेंगे कहाँ पे, पैराग्राफ में। तो चलिए हम पैराग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे, तो यहाँ पे देखा, ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्या प्रश्न था आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अरबी तथा गणित की शिक्षा प्राप्त यह उर्दू मशहूर शायर गालिब के पास भी जाया करते थे। तो यहाँ पे आप देखें मशहूर शायर, ठीक है ना, मशहूर शायर गालिब। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखते हैं फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन में जाते हैं, एक बार फिर से ऑप्शन में जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा, मशहूर, उर्दू के मशहूर शायर गालिब के पास जाया करते थे। ठीक है, तो अरबी और फारसी, यानी कि यहाँ पे आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यदि कि आप वहाँ पे कहेंगे अपने समय के, यहाँ पे देखिए अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों से उन्होंने अरबी और फारसी तथा गणित की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यही हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में, फटाफट से ऑप्शन में देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आपका था प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे क्या ऑप्शन हमारे थे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 में हम देखते हैं, तो ये ऑप्शन जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उस समय के मशहूर विद्वानों के द्वारा उनकी जो है गणित और किसकी, अरबी फारसी की शिक्षा उन्होंने वहाँ से प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सब गद्यांश में प्रयुक्त शब्द अकाल का असमानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी अकाल शब्द जो है इसका आपको क्या पूछा गया है, असमानार्थी शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है अनावृष्टि, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सूखा, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कालोचित, और चौथा ऑप्शन कह रहा है दुर्भिक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसका पूछा गया, अकाल का क्या पूछा है, असमानार्थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों जो हैं इसके, अकाल, अनावृष्टि, सूखा और कालोचित, तो ये क्या है, तीनों समानार्थी, जबकि ये आपका दुर्भिक्ष जो है ये असमानार्थी है। तो इसका सही आंसर आपका प्रश्न नंबर 6 का यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, स्क्रीन पे पहुँचिए फटाफट। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द भयानक का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। अभी पूछा था असमानार्थी, अब पूछ रहा है आपको समानार्थी किसका, भयानक का।
तो बताइए भयानक का समानार्थी क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है दर्दनाक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है खौफनाक और तीसरा ऑप्शन कह रहा है वादक और चौथा ऑप्शन कह रहा है त्रासदिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे भयानक का, तो ये दर्दनाक, खौफनाक, वादक ये थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, लेकिन सही सटीक और सही आंसर जो है आपका प्रश्न नंबर 7 का जो चौथा हो जाएगा, यानी आपका त्रासदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रासदिक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रतिष्ठित का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी प्रतिष्ठित का समानार्थी यहाँ पे पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है प्रतिष्ठित का। पहला ऑप्शन कह रहा है आदरणीय, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रशंसित और तीसरा ऑप्शन कह रहा है विख्यात और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी समानार्थी हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति एक आदरणीय भी होता है, एक प्रशंसित होता है, एक विख्यात भी होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का आपका ऑप्शन चला जाएगा चौथे के साथ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे, आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों को बिल्कुल शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और नए वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। चलिए, CTET के बाद आपका अगला जो है UP TET का भी आपको प्रश्न पत्र आपको मिलते रहेंगे, इसी तरीके के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फटाफट से प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उन्नति का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न नेगेटिव वाले प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ें। यानी उन्नति का क्या पूछा है, समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उन्नति का तो देखेंगे यहाँ पे उत्कृष्ट है क्या, प्रगति है क्या, तरक्की है क्या, या बढ़ती है। तो यहाँ पे समानार्थी नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे किसका, उन्नति का। तो उन्नति का समानार्थी नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट जो है ये समानार्थी है, जबकि ये क्या है, ये नहीं है, सॉरी। और जबकि ये जो है आपके ये समानार्थी हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ये समानार्थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर आपका पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में कहा है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कानून का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, किसका, कानून का समानार्थी नहीं पूछा गया है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका सही आंसर ढूंढते हैं। तो पहला कह रहा है विधि, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका विधान और तीसरा ऑप्शन कह रहा है नियम और चौथा ऑप्शन कह रहा है सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4 के साथ चला जाएगा। ये सिद्धांत जो है आपका कानून शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जबकि कानून के विधान भी होता है, कानून विधि भी होता है, नियम भी होता है। तो ये जो है आपका समानार्थी है, जबकि ये सिद्धांत जो है आपका ये असमानार्थी है, यानी असमानार्थी है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 के साथ आपका आंसर चला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, यहाँ पे एक निर्देश 11 से 15 कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पे एक आपको कविता दी हुई है और इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। हमें थोड़ी सी लय वगैरह नहीं आती है, बाकी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए कहा है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आहान फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा धूल धूरस बादलों ने, और आगे दिया हुआ है, बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो यहाँ पे ये कविता दी गई है और कविता का सार पढ़ के आपको इसका कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि की इस कविता में क्या भाव दिखाए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ करके उनका सही आंसर आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 में। पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है, छा गया सहसा अंधेरा पंक्ति का भाव है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है
सहसा बादलों का छा जाना, क्या ये ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन कह रहा है सहसा धूल भरी आंधी चलना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहसा जीवन में कष्टों का आह्वान या आगमन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है सहसा बिजली का चले जाना। तो बिजली का चले जाना ये कोई आपका तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी यहाँ पे सहसा सहसा जीवन में कष्टों का आगमन, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है रात आने पर कवि को लगा रात में रास्ता भटक जाने का डर। दूसरा कह रहा है मुसीबतों का समाप्त ना होने का डर। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है रात में अकेले होने का डर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है निशा ना समाप्त होने का डर। तो यहाँ पे कवि किस तरीके की बात कर रहा है, कवि के क्या भाव होंगे इस कविता के माध्यम से, यानी मुसीबतों का समाप्त ना होने का डर। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं, इसका जो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुसीबतों का समाप्त होने का, ना समाप्त होने का डर जो है कवि को कहीं ना कहीं सता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13। और प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है उषा की मोहिनी मुस्कान संदेश देती है। पहला ऑप्शन कह रहा है सवेरा होने पर अंधेरा दूर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुबह सबका मन मोह लेती है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो उसे देखते हैं फटाफट। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनका यहाँ से प्रश्नों को समझें कि क्या लेवल होता है, सीटेट के अंदर क्या प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, क्या लेवल आपका रहता है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है सवेरा होने पर सभी काम में लग जाते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दुख के बाद सुख का आना यह आगमन होता है। तो ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 का जो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ जो कवि है वो अपने भाव जो कह रहा है कविता के द्वारा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दुखों के बाद सुख का आगमन होता है। यानी दुख किसी भी इंसान पे कितने भी क्यों ना आ जाए, लेकिन दुख का जो है वो कभी ना कभी एक दिन सुख में बदलते हैं। तो शायद आप लोगों के पास भी ये कंडीशन होगी, क्योंकि अभी हमारा कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा है और हम शिक्षक की भर्ती के लिए तैयार हैं, और अभी हमारी सीट जो है शिक्षक भर्ती यानी सरकारी में आपकी नहीं पक्की हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक निराशा की किरण होगी, लेकिन आप जब अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो होगा जब आपकी शिक्षक भर्ती के लिए एक सरकारी गवर्नमेंट सीट आपकी पक्की होगी। तो लगे रहिए हमारे साथ, मिलते हैं डेली एक वीडियो लेकर के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कभी घोंसले का पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण चाहता है क्योंकि कभी घोंसले बनाने की कला जानता है। क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि कभी जो है यहाँ पे जीवन के बारे में बात कर रहा है, भाव उसके समझिए पहले आप, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कभी घोंसला बनाकर पंछियों का आश्रय देना चाहता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कभी आशावादी है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कभी चाहता है कि पक्षी घोंसला बनाए। तो यहाँ पे घोंसला से कोई मतलब नहीं है, हमें पक्षी क्या करता है, घोंसला बनाता है नहीं बनाता है, हमें कवि के भाव से भाव को समझना है। तो यहाँ पे कवि का जो भाव है वो कह रहा है कवि एक आशावादी है। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा, यानी कवि क्या है? आशावादी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। 15 प्रश्न कह रहा है पद्यांश संदेश देता है। जो पद्यांश होता है वो संदेश क्या देता है? कष्टों से नहीं घबराना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दुखों का अंत जरूर होता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है जीवन में आशावादी होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कष्टों से नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कष्ट कितने भी आ जाए ज़िंदगी में, लेकिन आप इनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कष्ट भगवान उसी को देता है जो उसको झेलने की शक्ति प्राप्त रखता है, या उसके पास थोड़ी सी शक्ति होती है। और उसके बाद दुखों का अंत जरूर होता है, ये भी फैक्ट बिल्कुल सही बात है कि दुख किसी भी व्यक्ति के पास लगातार दुख बने रहें तो ऐसा भी नहीं है। यदि जो व्यक्ति मेहनत करता है और वो उसके पास लगातार दुख रह ही नहीं सकते। जीवन में आशावादी भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन आपका चौथे के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 16 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है शब्दों से जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी
जिस शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है, यानी एक या अनेक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं क्या, लिंगवाचक कहते हैं, वचन परिणामवाचक? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का? तो क्या हो जाएगा? एक या अनेक वचन। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं वचन की। किसकी बात करते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 का जो है आपका तीसरे के साथ ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि वचन। आई होप कि ये आप लोगों को सही नहीं लग रहा होगा। चलो मैं देखता हूँ, इसका डाउट क्लियर करता हूँ। तो आई होप ये दोस्तों ये प्रश्न का ऑप्शन सही नहीं लग रहा मुझे। और तो यहाँ पे कहा है एक या अनेक का बोध होता है। तो यहाँ पे एक या अनेक का बोध हमारा समूहवाचक के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन 16 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आभूषण, आभूषण और आभूषण, ये यहाँ पे आपको आभूषण शब्द की वर्तनी को चुनना है। तो क्या सही है? आभूषण जो है कैसे लिखा जाता है? तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी है आभूषण की। ये तीनों ही गलत हैं आपकी। तो यहाँ पे एक हिंदी की शुद्ध वर्तनी आपको पूछी जाती है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है इससे हर बार एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है, क्योंकि एक प्रश्न इस प्रकार का हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में क्या रहा है? व्यर्थ शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। यानी व्यर्थ शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यर्थ शब्द में यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या अयाद संधि है? तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका यड़ संधि, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये विस्तार से हम किसी दिन इनको बताएंगे, संधि और विच्छेद, ये समास वगैरह सारी चीज़ें हम विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे किस तरीके से संधियाँ कैसे क्या होती हैं। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, क्योंकि अभी समय कम है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो समय के लिए हमें यहाँ पे जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे हम प्रश्नों का लेवल देखते हैं, प्रश्न पत्र कैसे पूछा जाता है हम वो देखेंगे। तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम प्रश्नों को जितना हो सके उतना कवर करें, और जितने प्रश्न पत्र को हम हल कर सकते हैं उतने प्रश्न पत्र को हल करें, और जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उनको हम हल करें। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी गलतियां हैं उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जितने प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारा आगे चल के फ़ायदा रहेगा। अगर वहाँ पे गलती कर दी तो वहाँ पे हमारा नंबर कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गलती करेंगे तो हमारा अभी कोई कुछ नंबर नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेनिफिट आगे आपको मिलेगा। चलिए, तो गौशाला शब्द में प्रयुक्त समास का चयन कीजिए। तो गौशाला शब्द में यानी प्रयुक्त शब्द का यानी समास यहाँ पे कौन सा है? तो गौशाला में कौन सा समास पूछा गया है? यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कर्मधारय और चौथा ऑप्शन कह रहा है द्विगु समास। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गौशाला में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा आपका, यानी पहले के साथ आपका आंसर चला जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 20, चलिए छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे सके। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी गत का बनाना, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 20 जो है इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे में यानी गत बनाना यहाँ पे इसका क्या सही मुहावरा होगा? यानी गत बनाना, तो इसका सही मुहावरा यानी मुक्ति दिलाना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मूर्ख बनाना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेचैन करना और चौथा ऑप्शन कह रहा है दुर्दशा करना। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गत बना, यानी कहीं ना कहीं इसकी दुर्दशा करना। तो आपका सही आंसर 4 के साथ चला जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 21 को माफ़ी चाहेंगे, प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पे जो लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका जो है सही आपकी लोकोक्ति का इसका क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे कह रहा है छिद्रान्वेषी होना,
समदर्शी होना, अनपढ़ होना और अदूरदर्शी होना। तो सही ऑप्शन क्या चुनना है आपको? काला अक्षर भैंस बराबर इसका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं काला अक्षर भैंस बराबर। आप सभी लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा, तो ये अनपढ़ व्यक्ति के लिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 22। अगली स्लाइड में देखेंगे प्रश्न नंबर 22 आपके यहाँ पे काफ़ी सही प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पे देखेंगे ईश्वर या उसकी शक्ति का जन ग्रहण करना, यानी ईश्वर या उसकी शक्ति का जन ग्रहण करना, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? यानी द्विजन्मा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अवतार और तीसरा ऑप्शन कह रहा है अगोचर और चौथा ऑप्शन कह रहा है द्विज। तो यानी ईश्वर जो है, ईश्वर की शक्ति का जन्म जो होता है, यानी ईश्वर जो है कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं किसी न किसी रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं, अगोचर कहते हैं, ध्वज कहते हैं, द्विजन्मा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ईश्वरीय अवतार है, ये भगवान के अवतार है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का आपका क्या हो जाएगा? अवतार के साथ चला जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा, यानी कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अवतार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 23 को हम देखेंगे। यहाँ पे 23 में कहा है बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे 4 प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है मिश्र वाक्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संयुक्त वाक्य और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सरल वाक्य और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पे कह रहा है सरल वाक्य कह रहा है। इसमें कोई संयुक्त नहीं, कोई मिश्रित नहीं, यहाँ पे एक सरल वाक्य है, यानी बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। तो ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर